नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की धमाकेदार कॉमिक्स ड्रैकुला बालक पार्ट 2। आने वाले व्यक्ति थे बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। उन्होंने कहा, मुझे प्रभात मुखर्जी कहते हैं इंस्पेक्टर, और यह रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। रहीम ने सोचा, शुक्र है चीफ आ गए, और परिचय कार्ड को देखते ही इंस्पेक्टर देव ने कहा, ओह आप, सॉरी सर, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। कहिए कैसे कष्ट किया आपने। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी की तो हाथ पैर तुड़वा बैठोगे। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्पेक्टर देव पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि राम रहीम उन्हीं के विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर मुखर्जी की कार मौजूद थी। वह बोले, चुपचाप बैठ जाओ, इंस्पेक्टर देव की नज़र हम पर है। इंस्पेक्टर ने सोचा, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काश एक बार उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाता, तरक्की निश्चित हो जाती। और मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को लेकर वहाँ से चल पड़े। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, हाँ अब बताओ क्या कहानी है। राम बोला, वह तो बताएंगे ही चीफ, लेकिन पहले आप यह बताइए कि हमारे पुलिस स्टेशन में होने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, इसे मात्र संयोग ही समझो। मैंने तुम्हारे घर फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि तुम्हें किसी हत्या के आरोप में पुलिस ले गई। तुम्हारे इलाके में यही थाना पड़ता था, लिहाजा मुझे वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। राम ने कहा, लेकिन आपने हमारी असलियत क्यों छुपाई। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, ताकि अपराधी यह सोचकर संतुष्ट हो जाए कि तुम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस गए। राम ने कहा, तो यह बात थी। फिर राम ने अब तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुना डाली और अंत में बोला, लेकिन चीफ यह मानना पड़ेगा कि यह कमबख्त ड्रैकुला बालक है गजब का फुर्तीला, हर बार बचकर निकल जाता है। कल रात भी। मिस्टर मुखर्जी बोले, इसका मतलब यह हुआ कि वह बालक वास्तव में ड्रैकुला बालक के हाथों ही शिकार हुआ है। बातचीत के दौरान ही कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कब प्रविष्ट हुई, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। राम ने कहा, बिल्कुल चीफ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम भूत महल गए थे और वहाँ से साफ बचकर निकल आए थे। तभी शायद वह हमें अपने लिए खतरा समझ कल रात हमें खत्म करने आया था। संयोग से हम बच गए, वरना। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, तब एक बात स्पष्ट है कि ड्रैकुला बालक भूत महल में ही रहता है और प्रकाश उसके लिए असहनीय है। मेरे विचार से अब तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ड्रैकुला बालक दोबारा भी तुम पर आक्रमण कर सकता है। राम ने कहा, जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल्दी ही वह इमारत के भीतर एक सुंदर सजे सजाए ऑफिस में पहुंच गए। राम बोला, आप हमें यहाँ क्यों ले आए चीफ। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, बैठो, अभी मालूम हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने एक तरफ रखी अलमारी खोली और बोले, मैं तुम्हें एक विशेष चीज़ देने यहाँ लाया हूँ। राम रहीम ने सोचा, पता नहीं क्या चीज़ देना चाहते हैं, वे तो उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं। चीफ मुखर्जी ने अलमारी से 2 जोड़ी कपड़ों के निकाले और बोले, ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं। इन्हें पहनने के पश्चात ना तो तुम पर गोलियां ही असर करेंगी और ना ही ड्रैकुला बालक के कील जैसे नाखून व शरीर के कांटे ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। राम ने कहा, निसंदेह चीफ, ये कपड़े हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वाह। मिस्टर मुखर्जी बोले, यह केस तुम दोनों के सुपुर्द है राम। तुम्हें ड्रैकुला बालक के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करना है। राम बोला, लेकिन यह हत्या का मामला, मेरी गिरफ्तारी के बारे में आप उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देंगे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, उसकी तुम चिंता न करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंता से अपना काम करो। राम बोला, ओके चीफ, हम इजाज़त दीजिए। उधर लगभग आधी रात को कब्रिस्तान में काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से कुछ भूत प्रेत जैसे सफ़ेद पोश और ड्रैकुला बालक बाहर निकले। ड्रैकुला बालक ने कहा, भीतर पहुंचो और सभी ताजी गड़ी लाशों को खोद निकालो, जल्दी। सफ़ेद पोश कंकालों ने द्वार खोला। द्वार खुलने की आवाज़ सुनकर भीतर बैठा चौकीदार चौंका और सोचने लगा, कौन हो सकता है, शायद फिर कोई नया मुर्दा। फिर टॉर्च संभालकर चौकीदार द्वार की ओर बढ़ा और तभी वह बोला, कौन? भूत। सफ़ेद पोशों ने जैसे ही अपने भयानक हाथ
चौकीदार की गर्दन की ओर बढ़ाए। भयभीत चौकीदार ने भागना चाहा, परंतु वह भाग नहीं सका। ड्रैकुला बालक ने अपने भयानक पंजों से उसकी गर्दन दबोच ली और अपने पहने दांत उसकी गर्दन पर टिकाकर उसका खून चूसने लगा। और जब वह चौकीदार का खून चूस चुका, वह बोला, चलो जल्दी अपना काम पूरा करो, तब तक मैं इसे गाड़ी तक पहुंचाता हूं। कंकाल बोले, ठीक है ड्रैकुला, चलो जल्दी से सारी ताजी कब्रें खोद डालो। सभी सफ़ेद पोश ताजी ताजी कब्रों को खोदने में जुट गए। कुछ समय पश्चात कंकाल बोले, सारी ताज़ा लाशें हमने निकाल ली हैं। ड्रैकुला बालक ने कहा, जल्दी करो, लाशों को पिछले हिस्से में डालो और निकल चलो यहाँ से, स्वामी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ड्राइवर, गाड़ी सीधे भूत महल के पीछे के हिस्से की ओर ले चलो। हम सुरंग के रास्ते भूत महल में प्रविष्ट होंगे, सामने से जाने में खतरा हो सकता है। जल्दी ही गाड़ी भूत महल के पिछवाड़े के जंगल में जाकर रुकी और ड्रैकुला बालक ने कहा, मेरे पीछे आओ। भूत महल तक पहुंचने का दूसरा गुप्त रास्ता। ड्रैकुला बालक बोला, चले आओ। अंतिम व्यक्ति नीचे उतरने के बाद द्वार बंद कर दो। जब वे लोग सुरंग के रास्ते भूत महल के एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचे, डॉक्टर शैतान ने कहा, मुर्दे ले आए, शाबाश, अब ये मेरी कंकाल सेना में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हा हा हा। अगले दिन देश के तमाम समाचार पत्र विभिन्न कब्रिस्तानों व शव गृहों से रहस्यमय ढंग से लाशों के गायब होने की खबरों से भरे पड़े थे। रहीम ने कहा, समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चक्कर है। भला लाशें चुराने से क्या फ़ायदा हो सकता है अपराधियों का। राम बोला, अवश्य ही इसमें भी कोई गहरा राज है। रहीम ने कहा, क्या तुम इन लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझ रहे हो। राम बोला, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तभी फ़ोन की घंटी बजी। राम ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं चीफ मुखर्जी, तुरंत रहीम के साथ ऑफिस पहुँचो। रहीम ने कहा, किसका फ़ोन था राम। राम बोला, चीफ मुखर्जी का। चाय ख़त्म करके फटाफट तैयार हो जाओ, चीफ ने हमें बुलाया है। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में मिस्टर मुखर्जी बोले, राम, अब यह केस भयानक रुख पकड़ता जा रहा है। अपराधी शीघ्र ही शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। राम बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीफ, वैसे मैं अब कुछ और सोचने पर विवश हो गया हूँ। चीफ ने कहा, वह क्या। राम बोला, न जाने क्यों चीफ, इस घटना से मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैकुला बालक के पीछे किसी और ही सुलझे हुए व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो हमें आने वाली कई नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राम बोला, बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रहा था। लाशों की चोरी अवश्य ही किसी भयानक उद्देश्य के कारण की गई होगी, वरना लाशों से भला किसी को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। मिस्टर मुखर्जी बोले, जो भी हो राम, तुम्हें अब जल्द से जल्द इस केस को निपटाना होगा, चाहे इस सारे कांड के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ हो अथवा किसी और का। राम ने कहा, आप चिंता न करें चीफ, जिस दिन ड्रैकुला बालक हमें दिखाई दे गया, वह दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। लाशों की चोरी को लेकर पुलिस विभाग में भी हंगामा मचा हुआ था। कमिश्नर साहब बोले, शहर में इतना हंगामा मचा हुआ है, जनता पुलिस की नाकामयाबी पर कीचड़ उछाल रही है और आप लोग हैं कि हाथ पर हाथ रखे अभी केवल तमाशा ही देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि अभी तक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया। इंस्पेक्टर बोला, सर, हमें संदेह है कि लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का ही हाथ है। इस बात के प्रमाण हमें कुछ कब्रिस्तानों से मिले हैं। कमिश्नर साहब बोले, ड्रैकुला बालक, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना रह गया है, लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। अपराधी जो कोई भी है, वह जल्द से जल्द पकड़ा जाना ही चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन सर, वह एक भूत है, उसे पकड़ना इंसान के बस की बात नहीं। कमिश्नर ने कहा, बकवास, भूत प्रेत लाशों की चोरी नहीं कर सकते। वह कोई शैतान इंसान ही है जो अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरा आदेश है कि वह एक सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। और उधर भूत महल में डॉक्टर शैतान कंकालों की एक पूरी सेना तैयार कर चुका था। वह बोला, देखो ड्रैकुला, मेरे कंकालों की सेना तैयार हो गई। अब मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। कंकालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है स्वामी। डॉक्टर शैतान बोला, आज्ञा? हाँ, आज्ञा। तुम सब मेरी आज्ञा मानोगे
तुम्हें मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। सुनो, तुम लोगों को जीवन देने में मेरी सारी दौलत समाप्त हो गई है। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करोगे, और हाँ, तुम में से कुछ राम रहीम और उनके संबंधियों को पकड़कर यहाँ लाओ। और उसी रात सारी कंकाल सेना आकाश में उड़ने लगी। जब राह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी तो वह बोले, अरे वह देखो, भूत, उड़ते हुए भूत। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।